हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां बॉस मोदी के लिए 18 देशों ने बदला अपना प्लान, चीन पाकिस्तान को चुभने वाला किया ऐलान। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर, जहां पर बड़े 18 देशों ने मोदी जी को लेकर अपना प्लान ही चेंज कर दिया। बताएंगे दोस्तों आखिर कौन से प्लान को चेंज किया गया है और क्या है मोदी जी को लेकर ये सबसे बड़ा फैसला। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां G20 से पहले आसियान में दिखेगा भारत का दम, पीएम मोदी के इंडोनेशिया के तूफानी दौरे का कार्यक्रम। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारत को मिला जापान का भी साथ, चीन के नए नक्शे पर जताया जापान ने ऐतराज। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, भारत आने से पहले ऋषि सुनक की खालिस्तानियों के सबसे बड़ी चेतावनी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर दिल्ली मेट्रो से लेकर रेलवे तक की बड़ी खबर है। G20 को लेकर सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय सेना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां बॉस मोदी के लिए 18 देशों ने बदला अपना प्लान, चीन पाक को चुभने वाला कर दिया ऐलान। बता दें दुनिया के 18 देश गुरुवार को इंडोनेशिया में आसियान और ईस्ट एशिया समिट करने जा रहे हैं। इन दोनों वैश्विक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल होना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी के लिए 18 देशों ने अपना प्लान ही बदल डाला। जी हां, समिट का वक्त बदल दिया गया है। सम्मेलन की शुरुआत सुबह 8:30 बजे होनी थी, लेकिन अब इसे 1 घंटे पहले कर दिया गया है। अब इसकी शुरुआत सुबह 7:30 बजे होगी और ये सब कुछ किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से। इसी तरह 7 सितंबर को ईस्ट इंडिया समिट भी होनी है, इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे, लेकिन इससे पहले सम्मेलन की शुरुआत सुबह 11 बजे होनी थी, लेकिन अब ये तय वक्त से करीब 1.5 घंटे पहले शुरू होगा। ये बदलाव भी पीएम मोदी के लिए किया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आपके मन में सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर क्यों हुआ समय में बदलाव। तो बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दुनिया के 18 देशों ने अपना प्लान बदला है। दरअसल भारत में G20 सम्मेलन की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम बहुत ज्यादा व्यस्त है। पीएम मोदी को भारत आसियान समिट और ईस्ट एशिया सम्मेलन में शामिल होने के बाद गुरुवार को ही दिल्ली लौटना है। मोदी जी की इसी व्यस्तता को देखते हुए 18 देशों ने समिट का वक्त ही बदल डाला, ताकि वक्त बदले जाने से पीएम मोदी इन दोनों देशों में शामिल हो सके। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी G20 से पहले ही आसियान समिट के लिए निकल चुके हैं। दोस्तों अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आसियान समिट के लिए ऑल द बेस्ट आप लोग जरूर कहिएगा और हैप्पी जर्नी कहना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत को मिला जापान का भी साथ, चीन के नए नक्शे पर जताया ऐतराज। ये देश पहले भी जता चुके हैं आपत्ति। आपको बता दें अब चीन के उस नए नक्शे पर भारत का साथ जापान ने भी दे डाला है। दोस्तों जी हां, पिछले महीने चीन द्वारा जारी किए गए नए मानक मानचित्र पर विवाद गहराता जा रहा है। इसमें उसने पूर्वी चीन सागर के विवादित सेनकाकू द्वीप समूह को भी अपने क्षेत्र के हिस्सा बता डाला है। इसके खिलाफ अब जापान ने भी अपना कड़ा विरोध जताया है। भारत, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान पहले ही इस मानचित्र पर आपत्ति जता चुके हैं। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव हिरोकाजु मात्सुनो ने मंगलवार को टोक्यो में मीडिया कर्मियों से बात की और बताया कि उनके देश ने इस नए नक्शे पर राजनयिक चैनलों के जरिए चीन के सामने कड़ा विरोध जताया है। जापानी मीडिया ने मात्सुनो के हवाले से कहा है कि टोक्यो ने बीजिंग के नक्शे को रद्द करने का आग्रह किया है, क्योंकि इसमें दक्षिण जापान के ओकिनावा प्रांत के सेनकाकू द्वीप पर चीन के एक तरफा दावों के आधार पर विवरण है। जी हाँ दोस्तों, इस मानचित्र में सेनकाकस के द्वीपों को दिया ओयू यानी चीनी नाम समूह के रूप में वर्णित किया गया है। पूर्वी चीन सागर में जापानी प्रशासित द्वीपों पर बीजिंग अपना दावा करता है। मात्सुनो ने कहा कि यह द्वीप ऐतिहासिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत निर्विवाद रूप से जापानी क्षेत्र का एक अंतर्निहित हिस्सा है और हम चाइना के इस नए नक्शे को हरगिज स्वीकार नहीं करने वाले और इसको पूर्ण रूप से खारिज करते हैं। बहरहाल दोस्तों, 4 देशों ने भारत का साथ तो दिया ही था इस मसले पर, लेकिन अब जापान ने भी भारत का साथ दिया। ऐसे में जापान को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां ये मेरी है जिम्मेदारी, बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी हां, भारत आने से पहले ऋषि सुनक की खालिस्तानियों को नसीहत। बता दे ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थकों की बढ़ती गतिविधियों पर वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक बार फिर सख्त चेतावनी जारी की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बुधवार को कहा कि उग्रवाद का कोई भी रूप स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर विरोध करने का अधिकार हिंसक या धमकी भरे व्यवहार में नहीं बदला जा सकता। सुनक ने पीटीआई भाषा को दिए
साक्षात्कार में कहा है कि वो हिंसक विभाजनकारी विचारधाराओं वे चाहे जिस तरह की हो उन पर काबू पाने और उनका मुकाबला करने के सरकार के कर्तव्य को काफी गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन खालिस्तान समर्थक उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। जी हां, ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थक तत्वों की गतिविधियों को लेकर खास तौर पर मार्च में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर हमले के बाद भारत में चिंताएं बढ़ गई हैं। सुनक के ये बयान G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए उनकी भारत यात्रा से कुछ दिन पहले आए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में किसी तरह का उग्रवाद स्वीकार नहीं है और मैं हिंसक विभाजनकारी विचारधाराओं चाहे वे कैसी भी हों उन पर काबू पाने और उनसे मुकाबला करने के सरकार के कर्तव्य को बहुत गंभीरता से लेता हूं। जी हां दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यह भी कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, मेरा भारतीयों से हमेशा जुड़ाव रहेगा। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कई बार भारत और हिंदू धर्म को लेकर बयान दे चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने एक विशेष साक्षात्कार में कहा है कि मेरी पत्नी भारतीय है और एक गौरवान्वित हिंदू होने के नाते मेरा हमेशा भारत और भारत के लोगों से जुड़ाव रहेगा। मुझे अपनी भारतीय जड़ों और भारत से अपने संबंधों पर बेहद गर्व है। आगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि दुनिया के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए हम G20 की अध्यक्षता के माध्यम से भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 2023 भारत के लिए बहुत बड़ा साल है। जी हां दोस्तों, बहरहाल हिंदू होने पर जिस प्रकार से पीएम ऋषि सुनक ने गर्व जताया है दोस्तों, आप लोग भी ये मानते हैं कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू होने पर गर्व जताया है वाकई में ये प्राउड मूवमेंट है। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, और आई लव माई इंडिया कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर भारत या इंडिया की चर्चा के बीच टाइम मैगजीन ने कुछ ऐसा लिख दिया दोस्तों कि कुछ हिंदू राष्ट्रवादियों के कारण हो रहा है विवाद। आपको बता दें, G20 समिट के दौरान डिनर के लिए भेजे गए राष्ट्रपति के उस निमंत्रण पत्र पर विवाद छिड़ गया है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। बता दें कि यह शब्द इंडिया का हिंदी नाम है। इस मुद्दे को दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने अपनी रिपोर्ट में जगह दी है। भारत या इंडिया के चर्चा के बीच टाइम मैगजीन ने लिखा है कि कुछ हिंदू राष्ट्रवादियों के कारण ये विवाद हो रहा है। टाइम मैगजीन ने लिखा है कि भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, साथ ही सबसे तेजी से उभरता हुआ अर्थव्यवस्था बन गया है। टाइम ने अपनी रिपोर्ट में आगे लिखा है कि इस साल 9 और 10 सितंबर तक चलने वाले वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के अलावा भारत ने हाल ही में एक ऐतिहासिक चंद्रमा लैंडिंग भी पूरी की है। G20 समिट के दौरान डिनर के लिए भेजे गए राष्ट्रपति के उस निमंत्रण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया न कह के प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहा गया है। मैगजीन ने लिखा है कि निमंत्रण की खबर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संरक्षक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के एक भाषण के 2 दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश को इंडिया के बजाय भारत शब्द का उपयोग करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, टाइम मैगजीन द्वारा लिखे गए इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और क्या आप इंडिया के नाम को बदलकर भारत करना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बताइएगा जरूर दोस्तों। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें जहां G20 समिट को सफल बनाने के लिए सेना का फुल प्रूफ प्लान, अभेद होगा सुरक्षा का किला। जी हां, दिल्ली में 9-10 सितंबर को होने वाली G20 समिट की सुरक्षा भारतीय सेना का खोजी दस्ता और बम निरोधक दस्ता करेगा। सेना ने ड्रोन के जरिए होने वाले संभावित हमलों को रोकने के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम भी तैनात किया है। G20 की सुरक्षा के मद्देनजर सेना जरूरत के अनुसार दिल्ली पुलिस और प्रशासन को हर तरह का सहयोग देगी। जी हां, सम्मेलन को सफल बनाने के लिए थल सेना और वायुसेना ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है। सेना एक तरफ सुरक्षा के किलों को अभेद्य बनाएगी तो दूसरी तरफ प्रशासन को मदद करेगी। करीब 15 से ज्यादा ऐसे डॉग्स सक्रिय रहेंगे जो विस्फोटक सामग्री रहने की स्थिति में उसे सूंघ कर तुरंत सबको अलर्ट कर देंगे। 5 से 10 बम डिस्पोजल स्क्वाड भी तैनात रहेंगे। बता दें कि एक टीम में 4 से 5 जवान होते हैं। ऐसे में ऐसे ट्रेड टेक्नीशियन होते हैं जो बम का पता लगाने पर उसे आसानी से डिफ्यूज कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ हेजमेट वाहन भी तैनात किए जाएंगे जिसमें आधुनिक सेंसर लगे होते हैं दोस्तों। साथ ही साथ इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने विक्रांत गाड़ी भी लॉन्च की इसी समिट के दौरान ताकि कोई ऐसी साजिश ना कर पाए, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने विक्रांत गाड़ी लॉन्च की है। इस गाड़ी में किसी भी तरीके के प्रदर्शन दंगे से निपटने के लिए सभी लॉजिस्टिक मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ जहां यूरोप रवाना हुए राहुल गांधी, कई देशों में है कार्यक्रम, अब इस आयोजन की सालगिरह में नहीं होंगे शामिल। बता दें, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी यूरोप की करीब 1 सप्ताह की यात्रा के लिए मंगलवार को रवाना हो गए। इस दौरान वो यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन के वकीलों, छात्रों और भारतीय प्रवासियों के साथ मुलाकात करेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गांधी 7 सितंबर को ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के वकीलों के एक समूह से मिलेंगे और हेग में भी इसी तरह की एक बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष 8 सितंबर को पेरिस के एक विश्वविद्यालय में छात्र
छात्रों को संबोधित करेंगे। उनका 9 सितंबर को पेरिस में फ्रांस के श्रमिक संगठन की बैठक में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद वो सीधे नॉर्वे जाएंगे, जहां वो 10 सितंबर को ओस्लो में प्रवासी भारतीयों के एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जी हां, राहुल गांधी के G20 शिखर सम्मेलन समाप्त होने के एक दिन बाद 11 सितंबर तक लौट आने की संभावना है। G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां भारत के खिलाफ राजदूत ने उगला जहर, पूर्व मंत्री ने टोका तो कटवा दिया गला, नेपाल में चीन का खूनी खेल। जी हां, आगामी G20 शिखर सम्मेलन से पहले चीन की एक नापाक हरकत सामने आई है। चीन पड़ोसी देश नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने में जुटा हुआ है। यही नहीं, अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने के लिए चीन लोगों पर जानलेवा हमले भी करवा रहा है। बुधवार को ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला देखने को मिला। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले चीनी राजदूत के कथित इशारों पर एक पूर्व नेपाली मंत्री पर जानलेवा हमला हुआ है। दरअसल चीनी राजदूत के खिलाफ बोलते ही नेपाल के पूर्व मंत्री व सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के सह महासचिव महेंद्र यादव पर जानलेवा हमला हुआ। महेंद्र यादव की गर्दन पर धारदार खुरकुरी से प्रहार किया गया। खून से लथपथ पूर्व मंत्री के तत्काल ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई है। जी हां दोस्तों, रिपोर्टों के मुताबिक महेंद्र यादव ने रिपोर्ट्स क्लब में नेपाल में चीन के राजदूत के बयान को कूटनीतिक मर्यादा का उल्लंघन बताते हुए उनसे स्पष्टीकरण लेने की मांग की थी। उन्होंने चीन के राजदूत को अपनी हद में रहने को कहा, साथ ही नेपाल को कूटनीतिक ज्ञान न देने की नसीहत भी दी। कब तक भारत के खिलाफ खूनी खेल खेलेगा चाइना? दोस्तों एक और खबर की बात करते हैं, जहां जम्मू कश्मीर के पुंछ में LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक आतंकी हुआ ढेर, एक अन्य की तलाश अभी भी जारी। जी हां, पुंछ जिले की मंडी तहसील के भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित साब जिया सेक्टर में बुधवार को सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। सुरक्षा बलों, सेना और सुरक्षा पुलिस ने नियंत्रण रेखा के अग्रिम क्षेत्र छापड़िया क्षेत्र में पाक अधिकृत कश्मीर में 2 आतंकियों की घुसपैठ को असफल किया है। इस दौरान एक आतंकी ढेर कर दिया गया है, जबकि दूसरा आतंकी गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस बीच देर शाम को सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकी का शव और भारी मात्रा में हथियार एवं गोला बारूद बरामद कर लिया है। दूसरे आतंकी की तलाश में सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, इससे पहले मंगलवार को पुंछ के मेंढर में संदिग्ध देखे जाने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने 6 से ज्यादा सीमावर्ती गाँवों को खंगालने के साथ जंगल में तलाशी अभियान चलाया। दोस्तों एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर चीन और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ हवाई युद्धाभ्यास। क्या भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वार की हो रही है तैयारी? बता दें, पाकिस्तान और चीन युद्धाभ्यास कर रहे हैं। पाकिस्तान एयर फोर्स ने मंगलवार को कहा कि चीन पाकिस्तान का संयुक्त वार्षिक अभ्यास, बोले तो हवाई अभ्यास शाहीन X उत्तर पश्चिमी चीनी शहरों जिउकान और यिनचुआन में शुरू हो गया है, जिसमें उसके प्रमुख लड़ाकू विमान J-10C और JF-17 शामिल हैं। इसमें हवाई और जमीनी दल साथ में भाग ले रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की एयरफोर्स 2011 से शाहीन संयुक्त अभ्यास करती आ रही है, जिसकी मेजबानी चीन और पाकिस्तान दोनों अपनी बारी पर करते रहते हैं। दोनों देश भारत के विरोधी हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे के करीब रहते हैं। दोनों देशों का कोई भी युद्धाभ्यास भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वार की तैयारी के तौर पर होता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र में रणनीतिक सहयोगियों के बीच हवाई युद्ध की तैयारी और तालमेल को बढ़ाना है। चीन को हमेशा पाकिस्तान अपना आयरन ब्रदर कहता है। चीन पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करता रहता है। जी हां, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर की आधी आबादी के लिए बहुत अच्छी खबर है। नगर निगम चुनावों में इतनी सीटों पर दिखेगी नारी शक्ति। बता दें, अपने बुनियादी अधिकारों के बारे में जानने और हर सरकारी योजना का फायदा पाने के लिए जम्मू कश्मीर में महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशस्त्र बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग ने आगामी नगर निगम चुनावों में महिलाओं के लिए 358 से अधिक सीटें आरक्षित कर दी हैं, रिजर्व कर दी हैं। आगामी नगर पालिका और ULB चुनावों में जम्मू कश्मीर के 77 नगर निकायों में 1119 वार्डों में से 358 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित करने का मतलब है कि अब जम्मू कश्मीर में महिलाओं के पास एक महिला प्रतिनिधि होगी, जिसके सामने वो अधिक स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख सकेंगी और जमीनी स्तर पर सरकार के हर योजनाओं का फायदा पा सकेंगे। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर कांग्रेस ने खोज ली भाजपा के राष्ट्रवाद की काट। सोनिया की इसी लाइन पर चलेगा इंडिया। LAC पर चीन का दुस्साहस वाली लाइन रहेगी सोनिया गांधी का तकिया कलाम। बता दे, कांग्रेसी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में भाजपा को घेरने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लिए लाइन तय कर ली है। सोनिया ने अपने पत्र में जिन 9 मुद्दों का जिक्र किया है, उनमें चीन द्वारा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में की जा रही घुसपैठ भी शामिल है। इससे पहले भी कांग्रेस द्वारा समय समय पर चीनी घुसपैठ का मुद्दा
मुद्दा उठाया जाता रहा है। खुद राहुल गांधी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC को लेकर कई बार केंद्र सरकार को घेर चुके हैं। अब सोनिया गांधी ने कहा है कि संसद के विशेष सत्र में किन मुद्दों पर चर्चाएं होंगी, सरकार ने इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी। ऐसे में उन्होंने PM मोदी से आग्रह किया है कि 9 विशेष मुद्दों पर चर्चा के लिए समय आवंटित किया जाए। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक सोनिया गांधी ने अपने पत्र के जरिए कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडिया के लिए भाजपा के राष्ट्रवाद की काट निकाल ली है। जी हाँ, संभव है कि इंडिया भी मोदी सरकार को घेरने के लिए सोनिया गांधी की लाइन पर आगे बढ़ेगा। विपक्ष है दोस्तों तो मोदी सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की जाएगी। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान में छिड़ गई तगड़ी वाली जंग। तालिबान के साथ भारी गोलीबारी के बाद तोरखम बॉर्डर हो गया सील। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तोरखम बॉर्डर को सील कर दिया गया है। दोनों देशों की ओर से भारी गोलीबारी के बाद तोरखम बॉर्डर टर्मिनल को किसी भी तरह के यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। द खुरासान डायरी के मुताबिक नाम न छापने की शर्त पर पाकिस्तान के सीनियर अधिकारी ने बताया कि सेना के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति को शांत करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पहले फरवरी 2023 में भी दोनों के बीच तोरखम बॉर्डर सील हुआ था। हालांकि यह विवाद पाक और अफगान संबंधों में भारी गिरावट के बाद हुआ था। पूर्वी अफगान प्रांत नंगाहार में तालिबान प्रशासन के पुलिस बल के एक प्रवक्ता ने राइटर्स को बताया था कि बॉर्डर सील है और इसको लेकर हम बाद में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां इंडोनेशिया में अपने रूसी समकक्ष से मिले जयशंकर जी। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर की चर्चा। बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर बुधवार को वहां अपने रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव से मुलाकात की और G20 मुद्दों के साथ साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा कि जकार्ता में पूर्वी एशिया सम्मेलन के इतर विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात करके अच्छा लगा। हमारे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का उपयोगी जायजा लिया और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और G20 मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने इससे पहले अगस्त में जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन से इतर मुलाकात की थी और ताजा वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री लावरोव रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां अब ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहा कंगाल पाकिस्तान। खत्म हो गई जीवन रक्षक दवाएं, हर तरफ मचा हाहाकार। जी हाँ, गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान की माली हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। पाकिस्तानी सरकार के पास धन की इतनी कमी है कि उसके सरकारी एयरलाइंस तक चलाने के लिए पैसे नहीं है। लगातार धन का संकट झेल रहे पाकिस्तान में आम जरूरतों की चीजों का पहले से ही अकाल है। अब वहाँ जीवन रक्षक दवाओं का स्टॉक भी खत्म होने वाला है। लाचारी से भरे पाकिस्तान को अब अपने पड़ोसी इस्लामिक देश ईरान से मदद मांगनी पड़ रही है। दवा की कमी का सामना कर रहे पाकिस्तान ने अब इसके समाधान के लिए ईरान से सहयोग लेने की इच्छा व्यक्त की है। दोनों देशों के दवा नियामक प्राधिकरण फास्ट ट्रैक आधार पर जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति तैयार करेंगे। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर नॉर्थ कोरिया को अमेरिका की बड़ी धमकी। रूस को हथियार दिए तो चुकानी होगी कीमत। जी हां, यूक्रेन पर युद्ध के बीच नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच बढ़ती दोस्ती ने अमेरिका को भड़का दिया है। अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि अगर उत्तर कोरिया यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए रशिया को हथियार मुहैया कराता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। मंगलवार को एक ब्रीफिंग में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना है कि उत्तर कोरिया और रशिया के बीच बातचीत सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है। सुलिवन की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका को यह पता लगा कि किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक हो सकती है। सुलिवन ने कहा कि हमारा वर्तमान विश्लेषण यह है कि उत्तर कोरिया और रशिया के बीच यूक्रेन में युद्ध के लिए रशिया को सैन्य सहायता प्रदान करने के संबंध में उत्तर कोरिया और रशिया के बीच चर्चा सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है। तो मैं उत्तर कोरिया के इरादों पर अटकलें नहीं लगा सकता। मैं जो कह सकता हूं वो ये है कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए युद्ध के मैदान में उपयोग के लिए रूस को हथियार प्रदान करना नॉर्थ कोरिया के लिए सही नहीं होगा। उसको इसकी कीमत चुकानी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर चीन ने आईफोन पर लगाया बैन। आखिर किस डर की वजह से लिया ये फैसला, आपको बता दें। चीन ने सरकारी एजेंसियों में काम करने वाले अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे एप्पल के आईफोन्स और अन्य विदेशी ब्रांड वाले मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करें। सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर में इन्हें लाने से मना भी कर दिया गया है। हाल के हफ्तों में अलग अलग सरकारी एजेंसियों के सीनियर अधिकारियों ने अपने जूनियर कर्मचारी को चैट ग्रुप्स और मीटिंग में सरकार के इस आदेश की जानकारी दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की तरफ से यह कदम तब उठाया गया है जब वो विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता को कम करने और साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। दोस्तों, चीन नहीं चाहता है कि विदेशी ब्रांड के डिवाइस के जरिए किसी भी तरह की संवेदनशील जानकारी
जानकारी देश की सीमाओं के बाहर जाए। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर सनातन धर्म विवाद पर पहली बार बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कहा उदय निधि के बयान का सही से जवाब देना चाहिए। जी हां, सनातन धर्म को लेकर चल रहे विवाद के बीच पीएम मोदी ने पहली बार बड़ी बात कही है। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि इस मामले पर हमें सही से जवाब देना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि सनातन धर्म का अपमान करके फंस चुका है विपक्ष और विपक्ष की बेचैनी अब साफ दिखाई दे रही है। सनातन का अपमान करने से हो रहे नुकसान से बचने के लिए विपक्ष ऐसा विवाद खड़ा कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष उस तरह की बुखार से पीड़ित जिसमें आदमी बड़बड़ाता रहता है, वैसे ही भारत बनाम इंडिया का विवाद ऐसा ही विवाद है जिसे लेकर विपक्ष बड़बड़ा रहा है। संविधान में भारत शब्द उल्लिखित है और विपक्ष को संविधान को ठीक से पढ़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। खैर, अब पीएम मोदी जी ने भी इस पर जवाब दे ही दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां इंदिरा और मनमोहन ने भी ली थी भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ। हिमंता बिश्व शर्मा ने कांग्रेस को दिलाई याद। जी हाँ, भारत बनाम इंडिया नाम को लेकर केंद्र और विपक्षों में आर पार की जंग जारी है। एक तरफ विपक्ष इसे अपने नाम से जोड़कर आरोप लगा रही है कि बीजेपी खुन्नस में संविधान से इंडिया का नाम हटाना चाह रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से तमाम नेताओं ने इंडिया की बजाय भारत नाम की पैरवी करनी शुरू कर दी। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा, जो विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया चुनने के बाद अपने ट्विटर बायो में को भारत में बदलने वाले संभवतः पहले राजनेता है, उन्होंने कहा कि भारत का बनाम इंडिया कोई बहस नहीं है क्योंकि दोनों एक ही है। हिमंत ने कांग्रेस को याद दिलाते हुए कहा है कि इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अमित शाह ने संसद में भारतीय न्याय संहिता रखी थी, तब किसी ने इसका विरोध नहीं किया। भारत और इंडिया विनिमय है और ये 2016 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां G20 को लेकर रेलवे ने 207 ट्रेनों को किया रद्द। कई गाड़ियों के बदल गए रूट, कई स्टेशन भी बदले गए। जी हां, देश की राजधानी में 8 से 10 सितंबर के बीच G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली के मेट्रो, बस और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। इस दौरान आम लोगों मेट्रो से लेकर सड़कों तक कई तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि उत्तर रेलवे ने भी कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है, जबकि कुछ गाड़ियों के स्टेशनों को बदल दिया गया है। G20 के कारण 200 से अधिक ट्रेनों को कैंसिल किया जाने वाला है। इसके अलावा वेस्टर्न रेलवे ने भी G20 को देखते हुए कई सारी गाड़ियों का रूट बदला है। दिल्ली में G20 सम्मेलन की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ट्रेन हैंडलिंग की योजना बनाई है। इस क्रम में पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। रेलवे ने जिन 207 सेवाओं को रद्द किया है दोस्तों, उनका आप ये लिस्ट स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो 8 से 10 सितंबर तक सुबह 4 बजे से चलेगी। DMRC ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने